हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीयूष क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर छूट गया है, वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को करेंगे। ठीक है, अभी चैप्टर तो बहुत सारे छूटे हुए हैं, लेकिन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पीरियोडिक वाइज क्लासिफिकेशन करना, दैट इज नोन एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो 1800 के टाइम की बात है। उस समय 115 एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे। ठीक है, 115 एलिमेंट्स उस समय लोगों को पता, साइंटिस्ट लोगों को पता थे और लोगों को भी पता थे कि 115 एलिमेंट नोन है। लेकिन 115 एलिमेंट को याद करना इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज्यादा ट्रिकी काम था कि 118 एलिमेंट को याद करना कि ये बहुत ही एक तरीके से मुश्किल काम हो जाता। तो साइंटिस्ट जो उस समय के थे, उस समय के साइंटिस्टों में होड़ मच गई। होड़ ये मच गई कि साहब ऐसा करते हैं कि एक एलिमेंट को पकड़ के ऐसा देखते हैं कि उसकी कोई एक ऐसी कोई या तो प्रॉपर्टी या कुछ भी चीज ऐसी मिल जाए तो उसे हम एक कैटेगरी में फॉल कर लें, कैटेगरी में प्लेस करते जाए, तो प्लेस वाइज करते जाएंगे तो उसे याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो सबसे पहला योगदान रहा वो रहा कंट्रीब्यूशन डोबेरेनर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में डोबेरेनर्स ट्राइड्स। ठीक है, तो डोबेरेनर्स ट्राइड्स, ठीक है, डोबेरेनर्स ट्राइड। डोबेरेनर्स ट्राइड्स में क्या है कि डोबेरेनर्स ट्राइड्स में आपको ट्राइड्स का मतलब क्या होता है, तीन। ठीक है, तो उन्होंने तीन टेबल बनाई। ठीक है, 115 में से 3 टेबल का ट्राइड तो बनाने में ये सक्सेसफुल रहे, बाकी के सक्सेसफुल नहीं रहे। जिसमें कि पहला जो हम लोग ट्राइड पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, सारे साइंटिस्टों ने एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास को डिस्कवर करा था। जैसे कि अगर एक एलिमेंट लिखा है Z और ये लिखा है A और ये लिखा है B, तो ये होता है एटॉमिक मास। ठीक है, और ये B जो है ये होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को किसी ने मतलब इतना कंसिडरेशन में नहीं लिया, एटॉमिक मास को ले लेके सबने डोबेरेनर्स ट्राइड ने, न्यूलैंड वगैरह सब लोगों ने बनाया। तो डोबेरेनर ट्राइड का जो सबसे पहला ट्राइड आता है वो आता है आपका एल्कली मेटल ग्रुप। तो द एल्कली मेटल ग्रुप, द एल्कली मेटल ग्रुप। ठीक है, एल्कली मेटल ग्रुप में सबसे पहले एलिमेंट जो आते हैं वो आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, अगर आपको इन लोगों के नाम याद नहीं है तो लिख दे रहा हूं, लिथियम, ठीक है, ये है सोडियम और ये है आपका पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, इसका होता है 23 और उसका 39। ठीक है, 39। ठीक, ये हो गया इनका पहला ट्राइड, द एल्कली मेटल ग्रुप। ठीक है, एल्कली मेटल ग्रुप का ये पहला ट्राइड हो गया इनका। ठीक, ऐसे करके आप चाहे तो बना सकते हैं। ठीक, चाहे बीच की लाइन ना भी, वर्टिकल लाइन ना भी खींचे तो कोई बात नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से याद करना है आपको। ठीक है, अब इनकी एल्कली मेटल ग्रुप की एक खासियत क्या है कि एल्कली मेटल ग्रुप, इन्होंने नाम तो रख दिया कि एल्कली मेटल ग्रुप, अब इनकी प्रॉपर्टी सेम कैसे हुई, ये तो नंबर लिख दिए। अब आपने ये नहीं पूछा कि सर इसकी प्रॉपर्टी सेम कैसे हो गई। तो ये देखिए, पहला एलिमेंट लीजिए और लास्ट वाला एलिमेंट लीजिए, यानी कि 7, ठीक है, पहला एलिमेंट, और इसमें 39 को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, यानी पहले और लास्ट नंबर को ऐड करके
एवरेज लेना एक तरीके से, ठीक है। तो 39 और 7 कितना होता है 46, 46 अपॉन 2 कितना होता है 2 टू द 4 2 3 6 यानी कि 23, ठीक है। 23 आ गया, तो ये देखिए 23, यानी कि अगर इन्होंने ये कहा डोबेरेनर ने कि पहले और लास्ट नंबर के एटॉमिक मास को अगर हम ऐड करके उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो बीच वाले नंबर का जो एटॉमिक मास आएगा वही वैल्यू निकल के आएगी। ये आपका होता है एल्कली मेटल ग्रुप, ठीक है। स्क्रीन में देख लो, समझ सब आ रहा है लिख के? हाँ, सब कुछ लिख के आ रहा है एक तरीके से। तो एल्कली मेटल ग्रुप आपका ये हो गया, ठीक है। एल्कली मेटल ग्रुप ये हो, तो उनका हो गया इनका पहला ट्राइड एल्कली मेटल ग्रुप। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो स्क्रीन को मतलब वीडियो को आगे पीछे कर करके आप लोग देख सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो आता है, ये तो हो गया इनका एल्कली मेटल ग्रुप, ठीक है। दूसरा जो इनका डोबेरेनर का ट्राइड आता है, ये आता है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, तो द एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, ठीक है। वो एल्कली मेटल ग्रुप था, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप है, कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप में क्या आते हैं? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है। कैल्शियम का एटॉम है ना 40 88 137, 40 88 137, ठीक है। और लिख जा, अगर वैसे लिखा जाए तो ये कैल्शियम Ca, ठीक है, स्ट्रोंटियम Sr और बेरियम Ba, ठीक है। ये हो गया इनका। अब वही काम करना है, पहले ग्रुप को और आखिरी, पहले एटॉमिक मास को और आखिरी एटॉमिक मास को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए। देखिए 88 आ रहा है, ये 88 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो 40 प्लस 137 अपॉन 2, ठीक है। तो 7 में 0 7, 13 और 4 17 अपॉन 2, 2 8 जा 16 17, 2 8 जा 16 17, 2 5 जा 10, यानी कि 88.5, 88.5। दैट मींस आपका नियर अप्रॉक्स जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 88 आ रही है, यानी कि लमसम इनकी प्रॉपर्टी सेम रही, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है मैच कर रही है, ठीक। ये हो गया आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, ठीक। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा कि एक्सप्लेन एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, ये नहीं आएगा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन डोबेरेनर्स ट्राइड, सेकंड ट्राइड, थर्ड ट्राइड या फर्स्ट ट्राइड, ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप को आपको एक्सप्लेन करना है, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, और क्यों, तो ये सब आपको लिख के दिखा देना है, ठीक है। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तीसरा आता है आपका हेलोजन ग्रुप, ठीक। तीसरा आता है आपका हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप में जो आपके आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दिख रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी Cl क्लोरीन, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर 35.5, सॉरी एटॉमिक मास 35.5, 80 127, 80 127। अब वही काम करना है फिर से, 35.5 प्लस 127 अपॉन 2, ठीक है। तो ऐड करिएगा, इसे ऐड करेंगे
तो नियर अप्रोक्स आपका कितना आ जाएगा 80 आना ही आना है। ठीक है, डेट मीन्स ये भी आपका ट्राइड जो है वो ठीक निकला। अब यही जो है वो डोबेरेनर्स के तीनों ट्राइड हैं। ठीक है, एल्कली मेटल ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप और हेलोजन ग्रुप। ठीक है, ये तीनों इनके ट्राइड्स हो गए। अब ट्राइड तो बन गए, ठीक है, लेकिन अब ये देखिए कि केवल 9 एलिमेंट की ट्राइड, 9 एलिमेंट डिस्कवर इन लोगों ने इन्होंने प्रॉपर्टी दे पाई। ठीक है, एलिमेंट कितने थे 115, बाकी के 96 कहां गए। तो अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डोबेरेनर्स ट्राइड। डोबेरेनर्स ट्राइड के लिमिटेशन क्या थे। तो डोबेरेनर ट्राइड का लिमिटेशन ये था, सबसे पहला लिमिटेशन कि ही फेल्ड टू अरेंज द ऑल द देन नोन एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट जो उस समय थे 115 उनका बनाने चाहिए थे, नहीं बना पाए। ठीक है, ये हो गई इनकी पहली खामी। दूसरी खामी इनकी ये हो गई कि 115 एलिमेंट नोन थे, ये तो बात ठीक है। नोबल गैसेस उस समय नोन तो थी, लोगों को पता थी कि हाँ नोबल गैसेस होती हैं, लेकिन नोबल गैस को भी इन लोगों ने किसी ग्रुप में नहीं रखा। ये इनकी लिमिटेशन हो गई। एक तरीके से आपका डोबेरेनर ट्राइड जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, डोबेरेनर ट्राइड की इतनी सी बस खामियां हैं और इसमें और कुछ इसमें करने का कुछ रह नहीं गया। ठीक है, बस सब कुछ इसी में। स्क्रीन में फिर से एक बार देख लूं सब कुछ सही आ रहा है। ठीक है, हाँ स्क्रीन में सब कुछ सही आ रहा है। ठीक, आवाज आपको क्लियर आ रही है, नहीं आ रही हो तो भी मैं माइक लगा देता हूं, क्लियर आ जाएगी आपको आवाज। ठीक है, ये तो हो गया आपका डोबेरेनर्स ट्राइड। ठीक है, डोबेरेनर का ट्राइड क्या था और वो उस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में या 3 नंबर में, एक्सप्लेन डोबेरेनर्स ट्राइड, सभी कुछ लिखना है। ठीक है, ये आता है एक्सप्लेन एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, तो उसी के बारे में लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आता है लिमिटेशन, तो केवल लिमिटेशन लिखनी है। हेलोजन ग्रुप आता है तो केवल हेलोजन ग्रुप लिखना है। इतना सा काम आपको करके दिखाना है और जिस नीटनेस से मैंने करा है आपको उसी नीटनेस से करके दिखाना है। ठीक है, कटिंग्स नहीं करेंगे आप लोग। ठीक, तो ये तो हो गया आपका डोबेरेनर्स का ट्राइड। ठीक है, डोबेरेनर की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ठीक, अब चलिए माइक लगा ही लेता हूं, हो सकता है आवाज आपको हल्की आ रही हो। पॉज कर ले रहा हूं 1 सेकंड वीडियो को। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। हमने डोबेरेनर्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, डोबेरेनर्स ने क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा, 3 ट्राइड बनाए, लिमिटेशंस वगैरह सब काम अच्छा करके गए। वैसे बुरा काम तो कुछ करके गए नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने एक हेल्प दे दी आगे के लिए। ठीक है, उसी का फायदा उठाते हुए अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ेंगे हम लोग। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब क्या, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। ठीक है, 8वां नंबर। तो इनका कहना यह था कि अगर हम कोई भी एलिमेंट पकड़ लें, ठीक है, कोई भी एलिमेंट पकड़ लें, जैसे कि मैंने मान लो लिथियम पकड़ लिया। ठीक है, Li मतलब लिथियम। ठीक है, लिथियम पकड़ लिया। अब लिथियम को नंबर 1 लेके, नंबर 1 और इससे 8 नंबर काउंट करिए। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि सोडियम। ठीक है, फिर इससे 8वां काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि ये क्या है कि अगर 8 करके हम लोग अगर इसे काउंट करें तो ऑक्टेव का मतलब यह है कि 8वें नंबर का जो एलिमेंट आएगा और जिस नंबर से हम काउंट करना शुरू कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, ये कहा था न्यूलैंड्स ने। ठीक, अब किसी में भी देख लीजिए आप, जैसे कि आप एल्यूमिनियम में देख लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी देखिए येरियम बराबर। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज ये कहती हैं कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को लें, ठीक है, और उससे अगर हम 8वें नंबर, उसी को पहला नंबर काउंट करके उससे 8वां नंबर अगर हम काउंट करें तो उसके जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। ये कहा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब अच्छाई है तो बुराई भी तो होगी। ठीक है, तो बुराई इनकी क्या हुई कि सबसे पहला जो इनका लिमिटेशन थी, सबसे पहली लिमिटेशन ये थी
कि जो इनकी प्रॉपर्टीज का मैचिंग हो रही थी एक तरीके से, वो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम तक ही जाके एक तरीके से सब बराबर बैठ रहा था, सब सेम सेम सिमिलर सिमिलर आ रही थी। उसके बाद देखा गया थोड़ी थोड़ी खामियां आने शुरू होने लगी, ठीक है। सबसे पहला उनका लिमिटेशन, ठीक है, वीडियो को मतलब पॉज कर लीजिएगा या पीछे करके फिर से फॉरवर्ड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा वहीं पे लिमिटेशन, ठीक है। तो कैल्शियम तक जो है प्रॉपर्टी उनकी सेम रही, लेकिन कैल्शियम के बाद प्रॉपर्टी उनकी डिफर करने लगी थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये सबसे पहले उनकी लिमिटेशन हो गई। दूसरी लिमिटेशन ये हो गई कि देखिए आपने कॉपर और निकल को एक साथ रखा हुआ है, यहाँ पे सीजियम और लिथियम को एक साथ रखा हुआ है, जबकि सीजियम और लिथियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं करती हैं, और यहाँ पे कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं। तो आपने इनको एक साथ कैसे रख दिया, ये होगा इनकी दूसरी लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन ये है कि आयरन, ठीक है, आयरन और कोबाल्ट, ठीक है, आयरन और कोबाल्ट इनकी प्रॉपर्टी 101% बराबर होती है, मैच करती हैं, ठीक है, मिसमैच इसमें कुछ नहीं होता है, मैच होती है। लेकिन देखिए आयरन और कोबाल्ट के 8वें नंबर पे है, नहीं है, देखिए दूसरे नंबर पे ही आ रहा है, ठीक है। एक ये इनकी लिमिटेशन हो गई, 3 लिमिटेशन हो गई। चौथी लिमिटेशन, कितने एलिमेंट थे, 115, यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 56, ठीक है। बाकी एलिमेंट वो डिस्कवर ही नहीं कर पाए, ये भी डिस्कवर नहीं कर पाए, ठीक। तो ये हो गई इनकी चौथी लिमिटेशन। तो चारों लिमिटेशन हो गई इनकी। पहली लिमिटेशन कैल्शियम तक प्रॉपर्टी बराबर हो रही थी, दूसरी लिमिटेशन ये हो गई कि आयरन जो कोबाल्ट और निकल के साथ प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रहा था, साथ में नहीं रखा। तीसरा कोबाल्ट और निकल, सीजियम और लिथियम जो की प्रॉपर्टी एक साथ है नहीं उनकी, एक साथ रख दिया गया, ठीक है। और चौथी कि 115 एलिमेंट नोन थे, लेकिन उन्होंने क्या करा कि 56 एलिमेंट को ही केवल प्रॉपर्टीज को डिस्कवर कर पाए। ये होगा इनके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और एक बात और आप ध्यान रखिए, ठीक है, एक बात आप लोग नोटिस करिए कि डोबेरेनर ट्राइड में जो एल्कली मेटल ग्रुप है, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम LiNa, ठीक है, तो डोबरेनर का ट्राइड भी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन आता है अगर ट्रू फॉल्स में, क्योंकि अब ट्रू फॉल्स भी आने लगे हैं और MCQ वगैरह भी आने लगे हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि डोबरेनर का ट्राइड क्या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में आता है, तो इट इज ट्रू, यस आता है, ठीक है, देखो आ रहा है, सही है। तो ये आपका हो गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, दूसरा। तीसरे पे अगर हम पहुंचे तो अगला रब कर दू इसे, देखिए जितनी देर तक, जितनी बार भी वीडियो देखेंगे और जितनी देर टाइम तक देखेंगे, एंड तक वीडियो देखेंगे, तो आपके क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मिसमैच हो जाए या आपको आता ना हो, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन लगा ही रहता हूं पूरे दिन कि कैसे बच्चे को किस तरीके से समझाऊं, ठीक। अगला जो आता है, अगला आता है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी भी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एक चार्ट जैसा बना हुआ है, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और डोबरेनर्स ट्राइड में नोबल गैसेस तो डिस्कवर हुई नहीं थी, लेकिन मेंडलीव ने कर दी, ठीक है। मेंडलीव ने नोबल गैसेस का डिस्कवर कर दिया था, उस समय नोबल गैस नोन थी और इन्होंने उसके बारे में बताना भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सबसे पहली बात एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, ठीक है, एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। दूसरी बात यह है कि मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करने के लिए क्या करा, सबसे पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस को कंसीडर करा,
कि साहब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ले लेते हैं। दूसरा सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स थे उनकी ग्रुपिंग करनी शुरू कर दी। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज की ग्रुपिंग करेंगे तो कोई प्रॉपर्टीज गलत हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हो गई आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इन्होंने एक काम और सबसे अच्छा काम ये करा कि ग्रुप्स ऑफ पीरियड में डिस्कवर करे, जैसे ये ऐसे करके और ऐसे करके इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब कैसे कैसे बनाना शुरू करा ये मैं आपको भी बता देता हूँ। थोड़ा पॉज ले लेता हूँ, ठीक है, पानी पी लूं। तो साहब सबसे बड़ी बात ये हुई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये हुई कि जैसे कि आपने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में देखा था कि लास्ट में 2 डैश और डैश बनाए गए थे। ठीक है, यानी कि न्यूलैंड्स को ये पता था कि आगे जाके भी कुछ एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होंगे और वो हुए भी। ठीक है, क्योंकि उस समय 56 एलिमेंट उन्होंने नोन करे थे, अब कितने हो गए 115, यानी कि उनकी बात ठीक निकली एक तरीके से। अब क्या हुआ कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उन्होंने पीरियोडिक टेबल तो बनाई, लेकिन जैसे कि मान लीजिए एक बॉटल रखी हुई है, ठीक है, बॉटल रखी हुई है, तो आपको ये तो पता है कि इसमें पानी है, ये कुछ चीज है, लेकिन आप इसे ये नहीं जानते हो कि इसे बॉटल कहते हैं। तो अगर आप किसी से कहोगे कि भैया पानी पीना है, तुम्हें पानी पीना है, ठीक है, आप लोगों को पानी पीना है, तो क्या कहोगे कि भाई ये सामान उठा के देना, ये जरा ये चीज रखी हुई है देना जरा मुझे उठा के। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको उसका नाम नहीं पता कि उसे बॉटल कहते हैं। इसी तरीके से उस समय एलिमेंट्स नोन तो हो गए थे कि एलिमेंट्स को ये कहा जाता है, लेकिन एलिमेंट्स के नाम नहीं पता चले उन समय। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि जहां जहां पे एलिमेंट्स उन लोगों ने उन्होंने क्या नाम है इनका, मेंडलीव ने डिस्कवर करे, ठीक है, और नाम नहीं पता थे, तो सबसे पहले क्या काम करा उन्होंने नाम देना शुरू कर दिया, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। जैसे कोई एलिमेंट अननोन है, आपको नाम उसका पता नहीं है, तो उसे एक का बोरोन नाम दे दिया। फिर कोई एलिमेंट है जो अननोन है, उसका नाम दे दिया एक एल्यूमिनियम, और फिर जो एलिमेंट अननोन है उसको दे दिया एक सिलिकॉन। ठीक है, तो अब आगे जाके क्या हुआ कि जब मेंडलीव को पता चल गया कि हाँ इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो एक का एल्यूमिनियम, ठीक है, जो एक का बोरॉन था, एक का बोरॉन आपका बन गया आगे जाके स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम जो आप लोगों को नोन होता है। ठीक है, एक का एल्यूमिनियम बन गया आपका जाके गैलियम। ठीक है, और ये तुम्हारा जर्मेनियम ही होगा, हाँ जर्मेनियम। एक का सिलिकॉन आपका बन गया जाके जर्मेनियम। ठीक है, तो सारे एलिमेंट इनके नोन हो गए अब एक तरीके से। ठीक, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, तो मैं और फिर से एक बार और वीडियो बना दूंगा। और मतलब अगर आपके डाउट्स वगैरह होते हैं तो मैं फिर से और उन डाउट्स को क्लियर करके वीडियो बनाता रहूंगा। मेरिट्स, अब आते हैं मेरिट्स मतलब अच्छाइयां, कि अच्छाइयां क्या हुई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहले अच्छाई ये हुई कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो थी उसमें क्या हुआ कि जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे उसको इन्होंने डिस्कवर कर लिया। दूसरी जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो क्या था कि सारे एलिमेंट की पोजीशन न्यूलैंड्स और डोबेरेनर सही जगह पे नहीं लगा पा रहे थे, वो मेंडलीव ने लगा के दिखा दी एक तरीके से। तीसरी बात ये हुई कि नोबल गैसेस को भी उन्होंने क्या करा, मेंडलीव ने डिस्कवर तो कर लिया, ठीक है, डिस्कवर भी कर लिया और उसे एक सेपरेट प्लेस पे रख दिया। सेपरेट प्लेस पे क्यों रख दिया? क्योंकि आप लोगों को पता है 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो अनरिएक्टिव होती हैं, वो रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा होता है, मतलब या तो डुप्लेट पूरा होता है, ऑक्टेट पूरा होता है, 18, 32, ये तो आपको पता होगा ना, 282 ऐसे करके, 288 ऐसे करके, इस तरीके से। इसलिए उन लोगों ने नोबल गैस को डिस्कवर भी कर दिया और नोबल गैस को एक अलग पोजीशन में, एक अलग टेबल में रख दिया, ठीक है, ताकि वो किसी से रिएक्ट ना करे और टेबल में भी आ जाए और उनकी टेबल भी पूरी हो जाए और एलिमेंट को नोन भी कर दिया जाए। तो ये होगा इनके
मेरिट, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी एक तरीके से आपकी खत्म हो गई, ठीक है। लिमिटेशन, अब ये तो आ गया आपका सारी चीजें। तो भाई अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी होगी, सिंपल सी बात है। अब लिमिटेशन पे आ जाओ। तो लिमिटेशन की, इनकी जो लिमिटेशन थी, ज्यादा कुछ खास लिमिटेशन, वैसे कह भी सकते हैं खास भी थी, ऐसी बात नहीं है, बुराइयां तो खैर इनमें भी थी थोड़ी बहुत, ठीक है। मेंडल पहला क्या था, आइसोटोप्स, ठीक है। नहीं पता हो तो बता दे रहा हूं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं और डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मासेस, these are known as isotopes, और सेम एटॉमिक मासेस एंड डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है, ये आइसोटोप। और सेम एटॉमिक मासेस एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर डेट आर नोन एज आइसोबार्स, ठीक है, उन्हें आइसोबार्स कहते हैं। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स थी वो ये डिस्कवर नहीं कर पाए। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन ही ले लो, हाइड्रोजन का 1H1, ठीक है, 1H2 और 1H3, 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, 3 आइसोटोप होते हैं, एक ही हाइड्रोजन को रख पाए वो, ठीक है। पढ़ा होगा ना आपने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे करके। तो हाइड्रोजन की केवल एक ही जो आइसोटोप था, जो एक ही मतलब एलिमेंट था, उसी को लोगों ने उन्होंने प्लेस करा, मेंडलीव ने, बाकी को प्लेस नहीं कर पाए, ठीक है। ये हो गई इनकी पहली डीमेरिट। दूसरी डीमेरिट ये थी कि एटॉमिक मासेस के जो ऑर्डर थे, ठीक है, किसी किसी के, बहुत रेयरली, ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। बहुत कभी कभी ऐसा होता है ना, खामियां जैसे हो जाती कभी कभी खामियां, तो वो खामियां जैसे नमक कभी ज्यादा हो जाए तो उस तरीके से, एक तरीके से हो गया। तीसरा बात क्या हुई कि हाइड्रोजन की पोजीशन, करेक्ट पोजीशन जो होनी चाहिए थी, जो नंबर 1 पे आता है, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, हाइड्रोजन ही आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को इन्हें नंबर 1 पे नहीं रखा, ठीक। तो ये उनको होगा इनकी तीसरी डीमेरिट, ठीक है, हाइड्रोजन को इन्हें ठीक तरीके से नहीं रख पाए। तो ये होगा इनके सारे डीमेरिट, ठीक, सिंपल सी बात है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आप बुक से पढ़ लें तो भी वही बात है, मैं समझा दूं तो भी वही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। बस समझने वाली बात क्या है कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इस तरीके से, इन्हें कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं इन्हें कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल, पीरियड्स, ठीक है, ऐसी बनती है। आपने शायद देखा भी होगा या 11th क्लास में पढ़ोगे, एसपीडीएफ ब्लॉक होता है, ठीक है, ऐसे करके बनी होती है, ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके, ठीक है, फिर ये यहाँ पे ऐसे करके, और लास्ट में यह एफ ब्लॉक ये ऐसे करके बना होता है, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम ऐसे करके लिथियम, सीजियम, इस तरीके से। तो एसपीडीएफ ब्लॉक होते हैं, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है। अभी बस आप इतना याद रखिए कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। वीडियो बन भी रही है, पॉज वॉज तो नहीं होगी, हाँ ठीक है, बन रही है। अरे हाँ चलो ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब आपको क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी किसने थी, नील्स बोर ने। बस इतना याद रखिएगा, नील्स बोर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था, ठीक है। अब चाहे रेस्ट करिए चाहे कुछ भी करिए, ये एक पोर्शन जो है आपका थ्योरेटिकल, वो आपका खत्म हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये अगर पॉज कर लीजिएगा वीडियो, देख लीजिएगा,
अब तो वीडियो है, घर की खेती है, पॉज करिए, कुछ भी करिए, डाउनलोड करिए, डाउनलोड तो फ्री है, कुछ भी करिए। मोबाइल का नंबर भी दे दूंगा, कोई डाउट हो तो कॉल करके पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बस पढ़िए, मेन मोटिव ये है, पढ़ाई करिए, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो चलिए एक पीरियड बना लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सोडियम, मैग्नीशियम, थोड़ा इधर बना लेते हैं ताकि फ्रेम में दिक्कत ना आए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन। देखिए नोबल गैस भी आ गई, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस भी कंसीडर करी गई है, आर्गन नोबल गैस होती है, ठीक है। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो 281 होती है, इसकी 282 होती है, इसकी 283 होती है, 284, 285, 286, 287, 288, ठीक है। ये होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। यही होगा इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना आया, 1, इसके में कितना आया, 2, इसके में कितना आया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन increases. On moving from left to right, valence electron increases. On moving from left to right, valence electron increases. ठीक है। On moving from left to right, valence electron increases. ठीक, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब वैलेंसी पे आ जाते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी आप लोगों को 9th क्लास में अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। नेट से सर्च कर लीजिएगा, वैलेंसी आपको पता चल जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है इसमें, ठीक है। वैलेंसी तो आपको याद हो ही जाएगी किसी न किसी हाल में। तो 285, 286, 287 और 288, ठीक है। अब वैलेंसी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, चलो इसका तो कोई काम ही नहीं है, अब 281, 282 इसे पूरा रब कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका तो कोई काम ही नहीं है वैलेंसी में। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, एल्यूमिनियम की होती है 3, ठीक है। सिलिकॉन की होती है 4, ठीक है। फास्फोरस की 3, ठीक है। फिर इसकी 2,
इसकी 1, और आर्गन क्योंकि नोबल गैस होती है, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती है, तो इसकी कोई वैलेंस ही नहीं होगी, तो यानी कि 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीजेस, ये तो इंक्रीज कर रही है, देखो 1 2 3 4 इंक्रीज हो रही है, देन डिक्रीजेस। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेटल है उसमें इंक्रीज कर रही है वैलेंसी, या नॉन मेटल है उसमें डिक्रीज कर रही है। सिलिकॉन जो होता है वो मेटलॉइड होता है एक तरीके से, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज कर रही है, और 3 से 0 फिर जाके डिक्रीज कर जा रही है। ये हो रही है आपकी वैलेंसी का खेल। तीसरा आता है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम का मतलब क्या होता है कि इसके क्या क्या साइज होते हैं। जैसे सोडियम का होता है 186, ठीक है, मैग्नीशियम का होता है 160, ठीक है, इसका होता है 143 होता है, 118 110 118 110 104 99। आर्गन नोबल गैस है, इसे हटाओ, इसका तो कोई मतलब होगा नहीं कन्फ्यूजन। ठीक है, अब आप ये देखिए कि 186 बढ़ा है, 160 बढ़ा है, 143 बढ़ा है, तो डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है, पहले तो ये देख लूं। ठीक है, तो हाँ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम का 186 है तो इसका तो बड़ा बनेगा, फिर मैग्नीशियम का इससे थोड़ा छोटा बनेगा, फिर इसका इससे थोड़ा छोटा बनेगा, इसका इससे थोड़ा छोटा बनेगा, फिर इसका इससे थोड़ा छोटा बनेगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपका सोडियम का एटॉमिक साइज। ठीक है, यह सोडियम का एटॉमिक साइज, यह मैग्नीशियम का, यह है एल्यूमिनियम का, यह सिलिकॉन का, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, ये रहा इसके एटॉमिक साइज। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस। ठीक है, सबसे बड़ी बात एटॉमिक साइज की बात हो गई। अगला आता है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, लेकिन पहले थोड़ा स्क्रीन को देख लेते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल होता है, ऑब्वियस सी बात है। सिलिकॉन मेटलॉइड होता है, बीच का एक आदमी होता है, एक औरत होती है, और एक बीच के होते हैं, तो सिलिकॉन बीच का होता है। ठीक है, बुरा मानिएगा, ठीक है, आई एम सॉरी, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल के उससे बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग मतलब किसी को बुरा लगाओ, आई एम हार्डली सॉरी। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे पहली बात तो ये है कि सोडियम से लेकर एल्यूमिनियम तक ये तो मेटल होते हैं, ये होता है मेटलॉइड, और ये होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर ये याद करने की चीज है। मेटेलिक कैरेक्टर जो होती है, ऐसे बना दे अगर हम, तो मेटेलिक कैरेक्टर, और नीचे लिख दे अगर हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर,
ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, क्यों? अब देखिए फॉर एग्जांपल समझिए, कंफ्यूजन हो रही होगी आपको। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये 2 और ये 3, तो 1 2 3, तो अब तो ये तो इंक्रीज कर रहा है, हमने लिखा है डिक्रीज, तो अब आप कहेंगे सर तो गलत पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब आप एक बात सोचिए, इसने गिरा 1 करोड़ रुपए, ठीक है, इसने गिरा 2 करोड़ रुपए, इसने गिरा 3 करोड़ रुपए, ठीक है, तो दर्द किसको ज्यादा होगा? ठीक है, इसको सबसे ज्यादा हो, फिर से इससे, तो डिक्रीज होगा नहीं होगा? ठीक, अब इसे मिले 1 करोड़ रुपए, सॉरी 3 करोड़ रुपए, ठीक है, नहीं सॉरी 1 करोड़ ही मिले, हाँ, इसे मिले 1 करोड़ रुपए, इसे मिले 2 करोड़ रुपए, इसे मिले 3 करोड़ रुपए, ठीक है, तो इसे ज्यादा खुशी हुई, उससे ज्यादा खुशी इसे हुई, उससे ज्यादा खुशी इसे हुई, तो ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि इसे सबसे ज्यादा दुख हुआ, इसे कम दुख हुआ, इसे उससे कम दुख हुआ, तो इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है आपका वो डिक्रीज करता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। केमिकल सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, सो यहां लिख दो पहले केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, केमिकल एक्टिविटी और क्या? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन तक है, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, ठीक है, यहां तक तो आपको दे रखा है। अब केमिकल रिएक्टिविटी की बात की जाए तो सोडियम जो होता है वो वेरी रिएक्टिव होता है, NaCl, Na2SO4, NaHCO3, ठीक है, Na2SO4, NaNOH, ठीक है, सारे आपके क्या लगे हैं? Na लगे हैं, क्योंकि Na जल्दी से जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, यहां पे क्लोरीन जो है ये वेरी रिएक्टिव होता है, ClCl3 HCl, ठीक है, CCl2F2, ठीक, और अगर हम एक और एग्जांपल ले लें तो HCl हो गया, HCl ले लो, ठीक है, H2SO4 HCl हो गया, ClCl3 COC, हाँ CaOCl2 फोर्थ एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसे एक तरीके से, तो ये वेरी रिएक्टिव हो गया। ठीक है, ये भी वेरी रिएक्टिव है। सिलिकॉन क्योंकि मेटलॉइड होता है, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका ऐसे करके बाई पार्ट कर दें, ठीक है, बी से सेपरेट कर दें, तो केमिकल रिएक्टिविटी इसकी, ठीक है, इसकी मतलब मेटल की डिक्रीज करेगी और इसकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसकी डिक्रीज करेगी और इसकी इंक्रीज करेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिएगा, मैं आपको और भी एग्जांपल बता दूंगा। ठीक है, इसके लास्ट जो आपका बचता है वो आपका बचता है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। हाँ, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के लिए इसका तो चलो छोड़ हटाओ, इससे कोई काम नहीं।